1857। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये वो साल है जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसे सिर्फ एक बगावत कहना शायद नाकाफी होगा। ये तो एक सदी से अंदर ही अंदर सुलग रही चिंगारी का एक जबरदस्त धमाका था। तो चलिए आज इसी धमाके की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए जरा, एक राइफल की गोली और उसकी एक अफवाह, कैसे कैसे इसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। क्या सच में ये सिर्फ एक अफवाह का खेल था या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी? आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। और हुआ भी सब कुछ पलक झपकते ही। मतलब जनवरी में नई एनफील्ड राइफलें आती हैं, मार्च में मंगल पांडे बगावत का बिगुल फूंक देते हैं और ठीक 2 महीने बाद 10 मई को मेरठ में बगावत की आग भड़क उठती है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि बारूद तो पहले से ही तैयार बैठा था, उसे तो बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी क्या थी? एक मामूली सा कारतूस। देखिए, इस कारतूस को राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। और अफवाह ये फैली कि इस कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप है। अब सोचिए, हिंदुओं के लिए गाय मां समान और मुसलमानों के लिए सुअर हराम। ये सिर्फ एक फौजी हुक्म नहीं था, नहीं, ये तो सीधा सीधा सिपाहियों के धर्म पर, उनकी आत्मा पर हमला था। लेकिन एक बात है, सिर्फ एक चिंगारी से पूरा जंगल आग नहीं पकड़ता है ना। जंगल को जलाने के लिए सूखे पत्तों का ढेर चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि पिछले 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कौन सा बारूद इकट्ठा कर लिया था जो एक छोटी सी अफवाह से ही भड़क उठा? तो इसकी शुरुआत होती है सियासत से। लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, पर असल में ये देसी रियासतों को हड़पने का एक खुला लाइसेंस था। झांसी, सतारा, एक एक करके कई राज्य इसका शिकार बने। और जो थोड़ी बहुत कसर बची थी, वो मुगल बादशाह की बेइज्जती करके और नाना साहब जैसे लोगों की पेंशन रोककर पूरी कर दी गई। मतलब राजा, महाराजा, नवाब, हर कोई खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। और आम आदमी, उसकी तो बात ही क्या करें। एक तरफ किसान भारी भरकम लगान के बोझ तले दबे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन से आए सस्ते माल ने हमारे हुनरमंद कारीगरों को बेरोजगार कर दिया। और तो और अंग्रेजों के जो सोशल रिफॉर्म्स थे, जैसे सती प्रथा पर रोक, भले ही इरादे अच्छे रहे हों, पर लोगों ने इसे अपने धर्म और रीति रिवाजों पर सीधा हमला माना। एक कहवा डर बैठ गया था कि ये लोग सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। और फिर आती है फौज, जहां भेदभाव की दीवारें साफ साफ दिखती थीं। सोचिए, एक तरफ गोरे सैनिक जिन्हें मोटी तनख्वाह मिलती थी, बड़े बड़े ओहदे मिलते थे, और दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तानी सिपाही, तनख्वाह भी कम, तरक्की के मौके भी नहीं, और ऊपर से उन्हें समंदर पार लड़ने भेजा जाता था, जो उस जमाने में कई लोगों के लिए धर्म भ्रष्ट होने जैसा था। ये जिल्लत अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो जब सियासत में, समाज में और फौज में हर तरफ बारूद बिछाई हुआ था, तो मेरठ से उठी एक चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत को अपनी लपटों में ले लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस आग की मशाल को थामने वाले हाथ किसके थे। दिल्ली में बगावत का चेहरा बने बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कानपुर में कमान संभाली नाना साहब और उनके जांबाज साथी तात्या टोपे ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दी। और झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार से वो कहानी लिखी जो आज भी अमर है। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये शब्द किसी और ने नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने कहे थे। जरा सोचिए, उस वीरांगना की बहादुरी का आलम क्या रहा होगा कि दुश्मन भी तारीफ के बिना नहीं रह सका। वो वाकई इस पूरी बगावत की एक अमर पहचान बन गई। और फिर बिहार में थे 80 साल के जांबाज कुंवर सिंह। जी हाँ, 80 साल। इस उम्र में भी उनकी तलवार में जो धार थी और हौसले में जो उड़ान थी, वो देखने लायक थी। और यही बात तो साबित करती है कि ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये आम लोगों की अपनी इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन इतनी बहादुरी, इतना जबरदस्त गुस्सा, इसके बावजूद ये आग बुझ कैसे गई? आखिर ऐसी क्या वजह ही थी कि अंग्रेज इस बड़े तूफान को काबू करने में कामयाब हो गए? ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है। जब पूरा उत्तर भारत धधक रहा था, तो आखिर चूक हुई तो हुई कहाँ? चलिए इस नाकामी की वजहों को जरा गौर से समझते हैं। देखिए, इसकी 4 सबसे बड़ी वजहें मानी जाती हैं। पहली बात, यह आग पूरे हिंदुस्तान में नहीं फैली। दक्षिण भारत, पंजाब, ये बड़े इलाके बिल्कुल शांत रहे। दूसरी और शायद सबसे दुखद वजह, अपनों ने ही साथ नहीं दिया।
सिंधिया, निजाम ऐसे कई बड़े बड़े राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ जाकर खड़े हो गए। तीसरी वजह थी एक कॉमन गोल की कमी। मतलब हर कोई अपने इलाके, अपनी रियासत के लिए लड़ रहा था। एक भारत के लिए लड़ने का ख्याल तब तक नहीं आया था। और चौथी और आखिरी वजह थी संसाधनों का भारी अंतर। हमारी तलवारें और भाले अंग्रेजों की नई राइफलों और तोपों का मुकाबला आखिर कब तक करते। ये बगावत भले ही कुचल दी गई, लेकिन इसने ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। अंग्रेज समझ गए थे कि अब पहले जैसा नहीं चलेगा। इसके बाद भारत पर हुकूमत करने का पूरा तरीका ही बदल गया। कह सकते हैं कि एक नए साम्राज्य, एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। समझिए, 1857 से पहले भारत पर कौन राज कर रहा था? एक ट्रेडिंग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस बगावत के बाद हुकूमत सीधे लंदन के हाथ में चली गई। अब भारत पर किसी कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया का राज था। और इस नए राज को चलाने के लिए एक नया पद भी बनाया गया, वाइसरॉय। गवर्नर जनरल का टाइटल खत्म। अब वाइसरॉय ही भारत में ब्रिटिश महारानी का सीधा नुमाइंदा था। और इस पद पर बैठने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड कैनिंग। ये सारे बदलाव एक नए कानून के तहत हुए, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सीधी सी बात, कंपनी का राज खत्म और वाइसरॉय का राज शुरू। अंग्रेजों ने देसी राजाओं को तसल्ली दी, वादा किया कि अब उनकी रियासतें नहीं हड़पी जाएंगी। लेकिन एक बड़ा लेकिन था। उन्होंने फौज में गोरे सैनिकों की तादाद बहुत बढ़ा दी, ताकि भविष्य में कोई भी हिंदुस्तानी सिपाही फिर से बगावत करने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हम 1857 को किस नज़र से देखते हैं? इसे क्या कहा जाए? सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या फिर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को दो खेमों में बांट देता है। एक तरफ हैं वीडी सावरकर जैसे राष्ट्रवादी विचारक, जो इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहते हैं। उनका मानना था कि ये भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए लड़ी गई पहली ऑर्गेनाइज्ड लड़ाई थी। तो दूसरी तरफ हैं आर.सी. मजूमदार जैसे इतिहासकार, जो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। उनका तर्क बड़ा साफ है कि ये ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उनके मुताबिक ये तो बस अलग अलग गुटों की अपने अपने मतलब के लिए की गई बगावतें थीं, जिन्हें बाद में एक साथ जोड़कर देखा गया। तो फिर आखिर था क्या 1857? एक सिपाही विद्रोह, एक बगावत, या फिर हमारी आज़ादी की पहली जंग? सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। और शायद यही सवाल है जो इस घटना को भारतीय इतिहास का सबसे ज़रूरी और सबसे दिलचस्प पन्ना बना देता है। एक ऐसा पन्ना जिस पर बहस आज भी जारी है।